So good morning students. In today's class of alkanes, alkane is the new chapter, last chapter of BSc first year. एल्केन्स आपके पास क्या होता है? एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, चैप्टर का नाम क्या है? एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स. एल्केन्स क्या होते हैं आपके पास? हाइड्रोकार्बन्स. एल्केन को क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर क्या क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के अंदर होते हैं. ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. क्या होते हैं? सैचुरेटेड. दो वर्ड होते हैं आपके पास, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब है वहां पे या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा या रिंग होगी, और सैचुरेटेड का मतलब सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन या कार्बन लगे हुए, सारे बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक रिंग नहीं है आपके पास. ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर इनको बोल सकते हो पैराफिन्स. एल्कीन को बोलते हैं पैराफिन्स और एल्कीन को बोलते हैं ओलिफिन्स. इसके जो जनरल नेम अगर आप देखते हो तो वो होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. इस तरीके से आप चलते जाते हो. जो सीरीज है वो यही है. मिथ एक कार्बन के लिए, इथ दो कार्बन के लिए, प्रोप तीन कार्बन के लिए, ब्यूट चार कार्बन के लिए, फिर पेंट पांच कार्बन के लिए. इस तरीके से चलते जाते हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे आपके पास कोई भी ग्रुप लगा होगा वो ऐसे हो सकता है, चाहे तो CH4 हो या फिर इस तरीके का कि इसके सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लग सकता है, पर आपके बॉन्ड चार बने होंगे. चार बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वहां पे शेप मेरी इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप है. बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट. इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड सेम टाइप के, तो मेरा बॉन्ड एंगल सेम रहेगा. sp3 वाला कोई चेंज नहीं आएगा. जो इसका जनरल जो सीरीज होती है आपकी इसकी एल्केन की, वो होती है CnH2n+2. जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n+2. n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो 1 से लेके अप टू एंड तक. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू nth टर्म तक कुछ भी जा सकता है. जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि जीरो आ गया तो कार्बन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, जबकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कार्बन यूज्ड इन एल्केन, कि एल्केन में किस किस तरीके के कार्बन हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी. ठीक है, तीन ही जनरल यूज के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. क्वार्टनरी तो बहुत कम होता है. जैसे मैंने ये एक सिंपलेस्ट चेन मान ली. ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो C पे अगर मेरे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक कार्बन पे अगर तीन सिंगल हाइड्रोजन है, मतलब उसके सिर्फ एक ही साइड R ग्रुप है, सिर्फ इस साइड ही R ग्रुप है, ये पूरा क्या है? R ग्रुप है. तो ये वाला कार्बन मेरा क्या होगा? प्राइमरी कार्बन, जिसमें सिर्फ एक कार्बन है. प्राइमरी क्या होगा? जिसपे एक R ग्रुप लगा होगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन. इसमें अगर देखोगे तो फर्स्ट और फिफ्थ ऐसे कार्बन है. सेकेंडरी के अंदर दो R ग्रुप लगे होंगे, सेकेंडरी में दो R ग्रुप लगे होंगे. जैसे ये वाला कार्बन है, इसमें इस साइड भी कार्बन चेन है और इस साइड भी कार्बन है, दो साइड कार्बन जा रहे हैं. इसका मतलब दो साइड कार्बन जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी. तो जो फोर्थ पार्ट है वो मेरा क्या है? सेकेंडरी. टर्शियरी कार्बन का मतलब ये हो गया, उसपे क्या है? तीन कार्बन है, तीन R ग्रुप, 3 कार्बन या फिर 3 R ग्रुप. 3 कार्बन इस वाले में देखोगे तो 1 कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब ये कौन सा ग्रुप आ गया? टर्शियरी. और क्वार्टनरी में ये होता है जिसमें चारों के चारों कार्बन हो, चाहे वो CH3 भी हो सकता है या फिर कार्बन से और आगे की चेन भी हो सकती है. ये वाला कार्बन है, इसमें एक कार्बन कार्बन कार्बन. मतलब आपको अगर ये देखना है इसमें किस टाइप का कार्बन यूज हो रहा है, तो मुझे अटैचमेंट देखनी होगी कि कार्बन की मेरा वो एक कार्बन से अटैच है, दो से है, तीन से है, चार से. इस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी. उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में इसमें लास्ट में प्रीफिक्स लगता है, जो आपका बेसिक ग्रुप होता है, मिथ, इथ, प्रोप, इनके पीछे क्या लग जाता है? एन, ANE सफिक्स लगता है आपके पास. ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है वो इनके कॉमन नेम में दो ग्रुप आते हैं, आइसो और नियो. दो कौन कौन से ग्रुप आते हैं? आइसो और नियो. अगर आपके पास दो कार्बन लगे हुए, एक
2 कार्बन लगे हुए हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं मैं आइसो, ठीक है। अगर 3 कार्बन लगे हुए हैं तो इस ग्रुप को बोलती हूँ नियो, ठीक है। इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर आता है, तो ये तो बेसिक कॉमन नेम में यूज होगा। जो आईपैक नोमेनक्लेचर है उनकी जो जनरल टर्म्स हैं उनमें आपको यही रूल्स फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपको पेरेंट चेन काउंट करनी होती है कि पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो आपकी क्या होती है, पेरेंट चेन होती है। उसके बाद हमें साइड ग्रुप देखने होते हैं कि हम मान लो एक भी साइड ग्रुप हो सकता है या एक से ज़्यादा भी साइड ग्रुप हो सकता है, तो हम उसकी 1 2 3 4 5 जो नेमिंग करते हैं वो कौन सी साइड से करें, वो उस साइड से करेंगे जिसमें साइड ग्रुप एट लोवेस्ट पोजीशन पे आए, कि साइड ग्रुप का जो नंबर है वो लोवेस्ट साइड पे आए, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो मान के चलो ये कार्बन 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 है और इस साइड कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले अगर आप रूल अप्लाई करते हो तो कौन सी वाली कार्बन चेन, इसमें देखो एक चेन तो ये पॉसिबल है, एक चेन ये पॉसिबल है, एक चेन ये पॉसिबल है, इसमें 3 टाइप की चेन पॉसिबल है। तो सबसे मैक्सिमम कार्बन्स इस वाली चेन में फॉलो हो रहे हैं, मतलब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो 2 ग्रुप लगा देती हूँ, एक कार्बन में यहाँ पे भी लगा देती हूँ, कोई 2 ग्रुप लगा लिए। सेकेंड रूल जब आप अप्लाई करोगे तो नेमिंग कौन सी साइड से, लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने ये देख ली, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी साइड आपका चलेगा, इस साइड चलेगा या इस साइड चलेगा। देखो यहाँ पे अगर साइड ग्रुप को कंसीडर करते हो, इस साइड से अगर नेमिंग कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है साइड ग्रुप और फिर फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। अगर इस साइड से देखते हो तो थर्ड पे आ रहा है और फिफ्थ पे आ रहा है। तो इसमें ये सेकंड और थर्ड दोनों रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ 2 रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं कि एक तो आपको अगर एक सिंगल ग्रुप है तो उस साइड से पोजीशन करनी है जिसमें मिनिमम आए। अगर ये ग्रुप मेरे पास नहीं होता तो मैं या फिर ये ग्रुप नहीं होता तो मैं कौन सी साइड से करती, देखो इधर से कर रहे हो तो ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो ये थर्ड पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं नेमिंग इस साइड से करती जिस पे थर्ड पे आता, ठीक है। अगर मेरे पास 2 साइड ग्रुप है, मेरे पास 2 साइड ग्रुप है तो कौन सी साइड से नेमिंग करूं, फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसका सम लोवेस्ट आ रहा है, इसका सम 6 आ रहा है और इसका सम 8 आ रहा है, तो मैं 6 वाली साइड से करूंगी, मतलब मेरा फाइनल किस साइड से, इस साइड से होगा। अगर सिर्फ एक ही ग्रुप है तो उसकी पोजीशन देखनी है कि वो लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 ग्रुप है तो मैं फिर ये देखूंगी कि सम कौन सी साइड से, अगर एक ग्रुप होता आपके पास तो आप इस साइड से नेमिंग कर रहे थे, बट अगर 2 ग्रुप है तो मेरी इस साइड से नेमिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे सम क्या है, मिनिमम है। उसके बाद दूसरा एक वो भी हो सकता है कि अगर 2 ग्रुप है इसमें भी सेकंड पे लगा, अगर ये ग्रुप यहाँ ना लग के यहाँ पे लग गया तो इधर से करोगे तो ये थर्ड पे आ रहा है और इधर से करोगे तो ये वाला थर्ड पे आ रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोई सी भी साइड से नेमिंग कर दो, उसमें डिपेंड, कोई सी भी साइड से नहीं, डिपेंड करेगा इसका ग्रुप का नेचर क्या है। मान लो ये इथेन लगा हुआ है आपके पास C2H5 इथाइल ग्रुप और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो नेमिंग मेरी प्रोपाइल इथाइल में इस साइड से होगी। ऐसे केसेस में मेरे को क्या चलना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो इथाइल ई पी से पहले आता है, ठीक है। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो ई ABCD E F G L M पहले मिथाइल आएगा फिर प्रोपाइल आएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। तो ऐसे केसेस में जब पोजीशन देखनी होगी कि अगर दोनों साइड से किसी भी साइड से चलो मेरी सेम पोजीशन पे साइड ग्रुप आ रहा है तो फिर मैं उसका नाम लिखूंगी कि जो साइड ग्रुप लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ, उसके आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप चलोगे। सम वाला ये हो ही गया। तो ये चीज़ें आपको आईपैक नोमेनक्लेचर बताने के लिए काम आएंगी। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। एल्केन्स के केस में चेन आइसोमेरिज्म यूज होता है, जो हम बेसिक ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर था उसमें कर चुके हैं कि चेन आइसोमेरिज्म में ब्रांचिंग होती है कि ब्रांच आइसोमर हो सकता है, ये इसका ये वाला आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं, तो वो सारे चेन आइसोमर के पार्ट्स हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, कोई भी एल्काइल लो या एल्कीन लो उसकी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, रेनी निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कि रेनी निकल जस्ट एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन जस्ट आके रुक जाती है और फिर जब इसको चाहिए तो इसको हाइड्रोजन सप्लाई करा और निकल लिया अपने आप में, रेनी निकल ऐसे रेनी निकल रह गया। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एल्काइन है तो दो मॉलिक्यूल्स इसके यूज हो जाएंगे, सेम दोनों के दोनों बनाएंगे कि आपके पास सिंपलेस्ट एल्केन। सेकंड पार्ट आपके पास आता है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके भी आप एल्केन बना सकते हो। तो वो दो मेथड से कर सकते हो, एक तो एल्काइल हैलाइड आपके पास फॉर्मूला होता है RX, इसको डायरेक्ट जिंक Hg या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, जिंक Hg या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में करते हो तो आपके पास डायरेक्ट आप ये एल्केन बन जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है RH में, ठीक है, और HX रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्लस हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। दूसरा जो इसका पार्ट है कि एल्काइल हैलाइड को ही यूज करते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, RX प्लस Mg आप लेते हो, उसमें क्या बनता है RMgX। इसके केस में क्या बनता है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके केस में ही ऐसा होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन जनरली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखता है, हमेशा कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, बट जब उसके साथ कोई मेटल अटैच हो जाता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो लिथियम हो, तो जो मेटल होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो खुद के पास क्या रख लेते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे क्या छोड़ देते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ऐसे केसेस में ही कार्बन क्या रखता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज रखता है। जब इसको वाटर और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो यहाँ से ये एल्केन प्लस RMgXOH निकल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इसको ध्यान में रखना। दूसरा आपके पास क्या आता है, ये बताने के बाद आपको पता चली गया होगा भाई वाटर है तो वाटर में H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो इसके पास कौन जाएगा H पॉजिटिव, तो RH बन गया, OH नेगेटिव किसके पास चला गया इसके पास, तो MgOH यहाँ से फर्दर निकल के ये MgX रह जाता है। थर्ड रिएक्शन आती है आपके पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, इसमें डायरेक्ट सोडियम मेटल लेते हो एल्काइल हैलाइड के लिए, ये रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एक तो जिंक Hg की प्रेजेंस में, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के, और थर्ड मेथड होता है डायरेक्ट सोडियम के साथ अगर आप रिएक्शन कर देते हो तो आपके पास RR और NaX साइड में निकल जाएगा। भाई अगर आप लेते हो RCl प्लस RCl और दो मॉलिक्यूल्स अगर डायरेक्ट सोडियम के ले दिए तो दो NaCl निकल जाएंगे और RR बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है कि RX प्लस जैसे आपने सोडियम लिया तो इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये फ्री रेडिकल की फॉर्म्स में निकल जाते हैं, क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, Na का 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 बनाते ही मतलब फाइनल वो अगर एक और मिल गया तो वो क्या हो जाता है अपने आप में एक ही पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये NaX बना लेता है, क्योंकि इसके Na के पास क्या होता है, यहाँ तो इसकी ग्राउंड स्टेट में 0 है पर NaX2 नहीं बना सकता, ये सिर्फ NaX बना सकता है, +1 चार्ज ही रखता है क्योंकि इसके पास 1 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला, दूसरा इसके पास छोड़ दिया जो किसकी फॉर्म में आ गया फ्री रेडिकल की फॉर्म में। ऐसा ही दूसरा RX प्लस Na दूसरे मॉलिक्यूल करेगा, इसका मैकेनिज्म है तो दूसरा भी RX और Na मॉलिक्यूल करेगा, सेम उसमें दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं एल्केन। ये डिपेंड करता है कि हम RX के दो सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं या अलग अलग ले रहे हैं। भाई एक RX ले दिया दूसरा R' ले दिया तो R' बन जाएगा। तो इसमें आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मोर प्रिफर्ड होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा बनती है, और अनसिमेट्रिकल के केस में छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, इस वजह से अनसिमेट्रिकल एल्केन कम लिए जाते हैं, कम अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड्स लिए जाते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिकल बनाने के ज़्यादा यूज आता है। दूसरा इसके अंदर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि अगर मेरे पास X में
X क्या होता है, हैलाइड है, तो हैलाइड कुछ भी हो सकता है, आयोडाइड, फ्लोराइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोराइड इसलिए नहीं हो सकता अगर RF आपके पास बना हुआ है। फ्लोरीन अपने आप में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिव, तो इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो RH तो हम नहीं ले सकते, पर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। आयोडाइड वाला होता है उसका बॉन्ड सबसे वीकर होता है, वो सबसे जल्दी टूटता है, सबसे फास्ट निकलते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी आयोडाइड की सबसे हायर होती है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोरी हाउस सिंथेसिस। क्या आता है, कोरी हाउस सिंथेसिस। ये भी सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें भी मेटल है, उसमें भी मेटल था, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड आपने लिया, प्लस कॉपर की वैलेंसी 2 रखता है जनरली, ठीक है, +1 भी रखता है, +2 भी रखता है, तो फिर कुछ भी रख सकता है, पर R2CuLi ये डायरेक्ट नहीं लेते हम, इसमें दिखाया है ये। प्लस अगर इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो इसका एक R ग्रुप इसके पास आके चला जाएगा और प्लस में X के साथ ये निकल जाएगा, ठीक है। बट आप डायरेक्ट नहीं लेते हो इसको, हम इसको लेते हैं इस तरीके से कि RLi, कोई भी RLi, RMG जैसे लिया था आपने, ऐसे ही RLi, तो Li पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, प्लस दूसरा क्या लेते हो आप, क्यूप्रस हैलाइड, तो क्यूप्रस हैलाइड क्या होगा, CuI ले सकते हो, CuCl ले सकते हो, तो उसमें क्या है, कॉपर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, R पे डेल्टा नेगेटिव है, तो कॉपर के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है या नहीं, और कॉपर 2 वैलेंसी भी रख सकता है, कॉपर +2 चार्ज भी रख सकता है, +1 चार्ज भी रख सकता है, इसलिए यहाँ पे कॉपर ने क्या रखा, जैसे ये R इस पे Cu पे आ गया, तो X निकालना चाहो तो निकाल दो, नहीं निकालना चाहे तो अपने पास रख भी सकता है। इसने क्या करा, X को निकाल दिया, तो RCu यहाँ से X डेल्टा नेगेटिव की फॉर्म में निकला है, Li किसकी फॉर्म में निकला है, डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्म में, दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया, LiX। फिर ये RCu जो है, इसमें भी क्या है, R पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि कॉपर भी क्या है मेरा, मेटल है, और मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और RLi है, तो मतलब R इसमें भी डेल्टा नेगेटिव, फिर ये किसके पास जाएगा, कॉपर के पास, क्योंकि कॉपर के पास क्या अभी भी वैलेंस शेल है, तो ये जाके एडजस्ट हो सकता है, जैसे एडजस्ट हुआ टोटल, तो कॉपर पे एक्स्ट्रा वैलेंसी का नेगेटिव चार्ज आएगा ही, बेशक से ये आपके पास चला गया, कॉपर के पास सेल है, पर फिर भी ये एक नेगेटिव चार्ज तो लेके गया ना, तो इसलिए ये टोटल ओवरऑल क्या लिखा गया, नेगेटिव चार्ज। फिर इसको आप R' जो दूसरा एल्काइल हैलाइड यहाँ पे मैंने लिया, इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो इसके साथ कंबाइन करेंगे, फिर भी इसके पास वैलेंस शेल, इसके पास बहुत सारे वैलेंस शेल है, कितने भी आ जाओ मैं सबको अपने पास रख लूंगा, कॉपर अपने आप में है भी बहुत बड़ा और उसके पास शेल भी बहुत बड़े हैं, कि खाली शेल कितने ही है, जितने भी आओगे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तुम नेगेटिव चार्ज लेके आओ, पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कॉपर का ऐसा नेचर है, तो थर्ड भी आपके पास आके एडजस्ट हो गया, बट फिर ये क्या करने लग जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाती है, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से R एक Cu के साथ निकल जाता है और दूसरा R डैश निकल जाता है, ठीक है। तो ये कोरी हाउस सिंथेसिस है। एक और बचता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो RCONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल, RCONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हो, तो आपके पास बनेगा RH एल्केन प्लस CO2 गैस प्लस NaOH। तो यहाँ से देखने में पता चल रहा होगा CO2 गैस निकल जाएगी, RH और NaOH। ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है, ये सेल्फ आयनाइजेशन होती है, क्योंकि ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव, कंप्लीट है, इनके पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो Na+ की फॉर्म में निकल गया और RCO-। जब ये माइनस की फॉर्म में, इसका मतलब इसके साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, तो आपके पास वाटर, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो भी सेल्फ आयनाइजेशन कर रहा है, H+ और OH-, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास आ जाएंगे, H के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से Na+ और OH- कंबाइन हो जाएंगे, और RCO- है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन RCO- है अभी, पर जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अपने आप में, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ना, वैसे तो RCO- और Na+ है, पर अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये RCO2 बन गया, और RCO2 में से क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, तो इस पे क्या आएगा, एक पे डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे वाले में भी
डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, आर आर आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं H, क्योंकि यहाँ से क्या निकला देखो RCOO नेगेटिव है प्लस Na पॉजिटिव है, ये चीज है आपके पास। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो क्या बन जाएगा RCO2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये चीज बन गई। फिर उसके बाद क्या करो, ये अपने आप में CO2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहेगा, CO2 गैस की फॉर्म में निकलना चाहेगा, तो R के पास नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, प्लस में क्या निकल जाएगा CO2 गैस। सेम उधर से वाटर चल रहा है तो वाटर सेल्फ आयनाइजेशन कर सकता है H प्लस OH माइनस, ठीक है, और Na प्लस है OH माइनस दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। R के पास नेगेटिव चार्ज है, H के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया RH, ठीक है, ये इसका है। दूसरा इसका मेथड ये भी हो सकता है, इसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये एल्केन की प्रिपरेशंस खत्म है, एल्केन की केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली दो ही चीजें हैं, एक तो इनका नेचर कैसा होता है, जो लोअर एल्केन्स होते हैं जैसे मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये गैसेज होते हैं। इसके बाद जो ब्यूटेन तक ये गैसेज होते हैं, कलरलेस गैस होती है। उसके बाद ब्यूटेन के बाद पेंटेन और ये सब जो आते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, ये कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में चले जाते हैं। और इसके बाद जब हायर नंबर में चले जाओगे तो वो कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। दूसरा इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो जनरली हायर ही होता है, पर जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। सेकेंड इनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप बात करते हो हेक्सेन चेन की और पेंटेन चेन की कंपैरिजन करोगे तो ऑड नंबर वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा। होना तो क्या चाहिए था, जब बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेन का ज़्यादा था तो मेल्टिंग पॉइंट भी हेक्सेन का ज़्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। ऑड नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, ये उनकी अरेंजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को ऑसिलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे एल्केन वाला चैप्टर खत्म।